हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th के सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 चुनावी राजनीति के अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आप सभी बने रहें, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिए। जो भी आप लोगों को डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में उस चीज के बारे में जरूर पूछिए। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। इस चैप्टर में कौन से क्वेश्चन है और क्वेश्चंस का आंसर किस तरीके से होगा, कौन कौन से क्वेश्चन का क्या उत्तर होगा, आज के इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले। तो आप लोग बने रहें, शुरू से लेकर अंत तक के सारे वीडियो को देखिए, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से आते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि चुनाव क्यों जरूरी है, इस बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा वाक्य सही नहीं है, इस बात को ज्यादा ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपसे चुनाव क्यों जरूरी है इस पर ही देख करके आप गलत आंसर ना कर बैठे। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि ये लास्ट में क्या कह रहा है। तो लास्ट में कह रहा है कि कौन सा वाक्य सही नहीं है। अब देखिए ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन क में कहता है कि लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। ख में कहता है कि चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है। ग में कहता है कि चुनाव लोगों की आकांक्षाओं को फलीभूत होने का अवसर प्रदान करता है। और ऑप्शन घ में कहता है कि चुनाव न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है। तो इन चारों ऑप्शंस में कौन ऐसा वाक्य है जो सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन घ हो जाएगा, क्योंकि जो चुनाव है वो न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान नहीं करता है। तो इसलिए ऑप्शन घ बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य उपयुक्त कारण नहीं देता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन में कहा है, क्या भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता हैं? क्या भारत में चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होते हैं? क्या भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता होता है? क्या भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश को स्वीकार कर लेती हैं? तो इन सारे में कौन आपका उपयुक्त कारण नहीं देता है? तो कारण उपयुक्त ऑप्शन क नहीं देता है, क्योंकि भारत में दुनिया से ज्यादा मतदाता नहीं है। यहाँ पे अमीर लोग वोट बहुत कम करते हैं, लेकिन गरीब और जो अनपढ़ लोग हैं वो बहुत ज्यादा वोट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन क पे आप लोग टिक लगा लेंगे, ठीक है। उत्तर में आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन क, भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि निम्नलिखित में मेल ढूंढिए। मेल मतलब आपको मिलाना है। तो देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए एक तरफ दिया है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व, खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदता, एक मत एक मूल। सेकेंड ओर दिया है हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता, 18 वर्ष और ऊपर के सभी मताधिकार, सभी पार्टियों को बनाने या चुनाव लड़ने की आजादी है, और अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की आरक्षण की गई है। तो आपको मेल करना है। देखिए यहाँ पे जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार होगा ये 18 वर्ष के ऊपर के लोगों में होता है। तो पहला का 2 हो जाएगा, यानी 1 का 2 होगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से ख की बात करें, यहाँ पे क भी लिख सकते हैं, क का 2। फिर उसके बाद कहता है कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व। तो कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या की गई है? आरक्षण की गई है। किसकी आरक्षण की गई है? सीटों की आरक्षण की गई है। तो यहाँ पे ख में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर कहता है खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदता, यानी सभी लोगों में प्रतिद्वंदता है, वो भी राजनीतिक में कंपटीशन है। तो किस चीज में है? तो वो जो कंपटीशन है वो चुनाव लड़ने में सभी पार्टियों को, ठीक है, चुनाव लड़ने में सभी पार्टियों की क्या है? आजादी है, और सभी एक दूसरे से क्या है? प्रतिद्वंदी है, यानी कंपटीशन करते हैं। फिर कहता है एक मत एक मूल। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता होते हैं। तो यहाँ पे घ का क्या हो जाएगा? यहाँ से लिख लेंगे, ग का हो जाएगा
ग का देख लीजिए, ग का हो जाएगा 3 और घ का हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलान करना था। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया है कि इस अध्याय में वर्णित चुनाव संबंधित सभी गतिविधियों की सूची बनाइए और इसे चुनाव में पहले से लेकर आखिरी तक के क्रम को सजाइए। तो आपको यहाँ पे दिया गया है जैसे वोटों की गिनती, सब मतलब यहाँ पे एक जगह अरेंज नहीं है, आपको अरेंज करके यहाँ पे लिखना है। जैसे वोटों की गिनती पहले कर दी गई है, लेकिन वोटों की गिनती पहले नहीं होती है, पहले यहाँ पे जो होगा वो इस तरीके से होगा, यानी चुनाव की प्रक्रिया की पहले घोषणा होगी, फिर मतदाता की सूची तैयार होगी, फिर चुनाव घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, फिर नामांकन पत्र जारी किया जाएगा दाखिल करने के लिए, फिर चुनाव अभियान चलेगा जिसमें प्रचार वगैरह लोग करते हैं पार्टी के लोग, फिर उसी तरीके से वोटों की गिनती हो जाएगी और लास्ट में जो आएगा वो रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, जिसे पता चल जाता है कि कौन से प्रतिनिधि का चयन हुआ और कौन से प्रतिनिधि का चयन नहीं हुआ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सजाना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया होगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि चुनाव के समय चुनाव आयोग की किन भूमिकाओं से असहमत है, यानी चुनाव आयोग के समय, यहाँ पे चुनाव के समय चुनाव आयोग किन भूमिकाओं से असहमत होता है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। ऑप्शन क में कहता है कि फोटो पहचान पत्र एवं अन्य निर्धारित पहचानों के आधार पर ही मतदान हो। फिर ख में कहता है कि चुनाव में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग पर रोक लगाया जाए। और ग में कहता है कि चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवार तय करने में हस्तक्षेप किया जाए। और ऑप्शन घ में कहता है कि चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ साथ मतदान अधिकारियों की भी सुरक्षा करे। तो ये सारे आपको पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं और इसमें से वो कौन सा पॉइंट है जो चुनाव आयोग उसकी भूमिका नहीं है, उससे वो असहमत होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग। ऑप्शन ग में कहा है कि चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवार तय करने में हस्तक्षेप करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। ये राजनीतिक दल के जो उम्मीदवार है इसको तय करने में चुनाव आयोग की कोई अहम भूमिका नहीं होती है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इस अध्याय से प्राप्त जानकारियों के आधार पर निम्नलिखित राय के पक्ष में 2 तथ्य प्रस्तुत कीजिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं और क्या इनका तर्क देना है। जैसे फर्स्ट में कहा है कि सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना आसान होता है, इसके पक्ष में आपको 2 तर्क देना है। फिर उसी तरीके से चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र हो, इसके लिए जनता भी भागीदारी होती है। तो ये तो बिल्कुल बात है कि जनता की भागीदारी के बिना ही आप चुनाव निष्पक्ष नहीं करा सकते हैं, ठीक है। फिर उसी तरीके से चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करा सकने के लायक उसे कोई अधिकार नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। चुनाव आयोग को स्वतंत्र अधिकार दिया गया है, यह न्यायपालिका के बराबर का इसे आजादी दी गई है। इन सारे चीजों को हम आंसर में बात करेंगे। तो चलिए हम आंसर करते हैं फर्स्ट का। फर्स्ट में देखिए कहता है कि सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना आसान होता है। तो देखिए हमने लिखा है कि सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना आसान तब होता है जब वह सत्ता में रहता है और सत्ता में रहते हुए वो जो नागरिक की आकांक्षा है उस पे वो खरे उतरे, लोगों के हर एक पुकार को वो सुन सके तथा हर एक इंसान की जो समस्या है उसको स्वयं की समस्या समझ करके उसका क्या करे, समाधान करे, उसका हल करे। तभी सत्ताधारी पार्टी फिर अगले चुनाव में जीतने के लिए उससे कोई ज्यादा कठिन काम नहीं करना पड़ता है और वो आसानी से आगे की भी चुनाव जीत लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर करना था। अब उसके बाद चलते हैं नंबर ख पे। देखिए नंबर ख में कहता है यहाँ पे आप देखेंगे तो कहता है कि चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र हो। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र हो, इसकी जिम्मेवारी सबसे पहले निर्वाचन आयोग की होती है, परंतु जनता की जो भागीदारी होती है वो चुनाव को और भी निष्पक्ष एवं स्वतंत्र बनाने के लिए की जाती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है, आपको भी लिखना है। फिर उसके बाद ग में कहा है
कि इस वाक्य से हम सहमत नहीं है। ग में कौन सा बात है जिससे हम सहमत नहीं है? देखिए ग में कहा है, यहाँ पे आप जरा सा देखेंगे, ग में कहता है कि चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक अधिकार नहीं दिया गया जितना उसे अधिकार चाहिए। तो ये तो बिल्कुल गलत है। यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि इस वाक्य से हम असहमत हैं। इस वाक्य से यहाँ पे सहमत नहीं है, या असहमत भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पर्याप्त अधिकार प्राप्त है। चुनाव आयोग को न्यायपालिका के समान आजादी भी दी गई है और उसे आजादी भी प्राप्त है। तो इसलिए ये जो आपका ग है वो बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे घ पे चलते हैं। घ में कहता है कि हमारे देश के चुनाव में लोगों की भागीदारी है पर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि भारत में अमीर एवं बड़े लोगों की तुलना में सबसे ज्यादा गरीब वोट करते हैं, निरक्षर करते हैं, और जो कमजोर लोग हैं वो भी यहाँ पे वोट देने, मतदान देने की चेष्टा करते हैं, जबकि अमीर और बड़े लोग वोट का उपयोग नहीं कर पाते हैं, वो वोट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिए, इसमें कहा गया है कि श्यामलाल एक अपराधी है। ठीक है, अपराधी मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा मिलती है। ठीक है, आजीवन कारावास का मतलब ये कह सकते हैं कि हमेशा के लिए। मोहनलाल को अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के जुर्म में दोषी पाया गया। दोनों को अदालत ने चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी है। क्या फैसला लोकतांत्रिक चुनावों के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जाता है? अपने पक्ष में उत्तर दीजिए। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि नहीं, जो उपरोक्त फैसला है वो लोकतांत्रिक चुनावों के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जाता है, क्योंकि माननीय न्यायालय में चुनाव आयोग से अपराधी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकने को कहा गया है, जिसे हाल के वर्षों में पूरे भारतवर्ष में लागू किया जा चुका है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे उत्तर लिखना था। अब बढ़ते हैं आज के आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बीरा सिंह एवं सैफुद्दीन ऐसे उम्मीदवार हैं जो आपराधिक मामले में अदालत के आदेश से जेल में बंद हैं। न्यायालय के अंतिम फैसले के नहीं आने से उसकी जो उम्मीदवारी है उसका चुनाव आयोग को वैध मानना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए उत्तर में आपको इस तरीके से लिखना है जो जैसे कि क्वेश्चन दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि उसे चुनाव में विजयी बनाकर दोष मुक्त कर देना चाहिए। ख में कहा है कि उसकी जो आपराधिक छवि है उस छवि होने के कारण लोगों को मत नहीं देना चाहिए। चुनाव के समय उसे लोगों से मिलने देना चाहिए। अगर हाँ तो क्या लोकतंत्र का अपमान नहीं है? और अगर नहीं तो उससे क्यों सदन की कार्रवाई में शामिल होने का मौका दिया जाता है? और घ में कहता है अगर यह भारतीय लोकतंत्र की चुनौती है तो इस संबंध में आपकी क्या राय है? तो चलिए इसका भी उत्तर यहाँ पे जान लेते हैं। का उसे चुनाव में विजयी बनाकर दोष मुक्त कर देना चाहिए। तो हमने उत्तर में लिखा है कि चुनाव आयोग के अनुसार दोषी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है, इसलिए उसे वहां की जनता पर छोड़ देना अनुचित होगा, क्योंकि यह मामला इसका है, यह मामला किसका है? अदालत की है, न्यायालय की है। इसका ख क्वेश्चन कहता है कि उसकी आपराधिक छवि होने के कारण लोगों को मत नहीं देना चाहिए। तो देखिए उसकी आपराधिक छवि होने के कारण लोगों को तो वोट देना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति किसी काम के नहीं होते हैं, ये अपने लिए सिर्फ होते हैं। हमने लिखा हाँ यह सही बात है। जो व्यक्ति अपराधी है जनता उसे अपना मत कभी न दे। फिर उसके बाद कहता है चुनाव के समय उसे लोगों से मिलने देना चाहिए। तो उत्तर में लिखे हैं कि चुनाव के समय उसे लोगों से मिलने देना चाहिए एवं अपने विचारों से उसे अवगत करा देना चाहिए। फिर उसके बाद गह कहता है अगर हाँ तो क्या लोकतंत्र का अपमान नहीं है? तो हमने उत्तर में लिखा है नहीं, यह लोकतंत्र का अपमान बिल्कुल नहीं है। फिर उसके बाद कहता अगर नहीं
तो उसे सदन की कार्रवाई में शामिल होने का मौका दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो उत्तर में लिखा हाँ, उसे सदन की कार्रवाई में उसे शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो सदन में वो बोल सके कि उसकी अपराध क्या है, वो किस चीज से रिलेटेड है। तो ये सारे चीज के लिए उसे सदन में पेश किया जाना चाहिए या सदन में उसकी कार्रवाई में शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए। फिर कहता है अगर यह भारतीय लोकतंत्र की ये चुनौती है तो इस संबंध में आपकी क्या राय है? तो उत्तर में हमने लिखा है कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। इसे निपटने के लिए सख्त उपायों का सहारा लेना चाहिए, जैसे कि उनकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, आपराधिक पृष्ठभूमि है, उसके आधार पर उनका नामांकन होना चाहिए, और उसके बाद जब नामांकन हो जाए और किसी भी तरह की त्रुटि पाए जाए तो उसे रद्द भी कर देना चाहिए, तथा गलत साक्ष्य देने पर उसे संविधान में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए, जिसे संविधान में इसका कोई प्रतिनिधि कदम ना उठा सके। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को सोल्व करा दिया है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।